गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। और सब्जेक्ट कौन सा है तो ये भी इकोनॉमिक्स से ही संबंधित है। और हम लोग बीपीएससी मेन के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उसी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो तो इस तरह के क्वेश्चन तो आएंगे। देखिए, वर्तमान में रुपए के मूल्य में गिरावट, ये बहुत चर्चा का विषय था, कि कारणों की चर्चा कीजिए एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव बताइए। सिंपल कि मुद्रा जो भारत का रुपया है, कहते हैं कि जब आज़ादी के समय 1947 की बात है, ₹1 बराबर $1 था और आज $1 बराबर 72 रुपया है। तो ऐसा कैसे हो गया? यह अवमूल्यन का उदाहरण है। यानी कहाँ ₹1 बराबर $1 आज घटकर $1 बराबर 72 रुपया हो गया है। तो देखिए, यही बात हो गई कि अमेरिका वाले का खून खून है और भारत वाले का खून पानी है। देखिए, पिछले कुछ सालों में रुपए के मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। पिछले वर्ष डॉलर की तुलना में रुपए में लगभग 6% की मजबूती देखी गई थी। कौन? तो डॉलर की तुलना में रुपए में, जो वर्ष 2018 की शुरुआत से ही लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता दिख रहा था। और वर्तमान में क्या हुआ? जब से ट्रेड वार शुरू हुआ और ईरान पर जब तेल का प्रतिबंध लगाया गया तो उसका बलिदान कौन दिया? तो सारे विकासशील देशों की मुद्राओं ने उसमें अपना अपना बलि चढ़ाया। तो रुपया भी इसमें से एक प्रमुख मुद्रा थी। क्लियर है? और तब से क्या होगा? रुपया कमज़ोर होते ही जा रही है। अगर जब रुपया कमज़ोर होती है तो क्या होता है? भारत तो सबसे अधिक आयात कराने पर निर्भर है। और वो भी कौन निर्यात करता है? भारत आयात। तो भारत विदेश से तेल और महंगे उत्पाद भारत आयात कराता है। तो भारत को जहाँ पहले 72 रुपया में $1 होता था। मान लेते हैं कि कोई परत सामान वहाँ से कीनते हैं हम लोग, आयात हो रहा था, तो क्या हुआ कि पहले हमें 72 रुपया देना पड़ता था कोई एक यूनिट प्रोडक्ट के लिए जिसका दाम $1 था। लेकिन आज वही 72 रुपया बढ़कर मान लें 75 रुपया होगा। अब क्या होगा? अब हमको 3 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा एक यूनिट के लिए। तो समझ सकते हो कि कितना अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए यह चिंताजनक स्थिति है। इस वर्ष रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले लगभग 8% से भी अधिक नीचे चला गया। जो वर्तमान में यह गिरावट पिछले 71 वर्षों में ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। रुपए के अवमूल्यन के बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला, जनवरी माह से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा इक्विटी और बॉन्ड मार्केट से संचयी रूप से $9.4 बिलियन की निकासी की गई। यह क्या होता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो भारत में आते नहीं हैं, वहीं बैठे हुए हैं। और जहाँ दुनिया में जहाँ का जो भारत में आरबीआई है, इसी तरह अमेरिका में क्या है? तो एफबीआई है, वहाँ का फेडरल बैंक है। तो उससे क्या होता है? जितना आरबीआई रेट अगर बढ़ा देगी तो क्या होगा? अधिक से अधिक बाहरी लोग यहाँ पैसा लगाएंगे, चलो उनको इंटरेस्ट अधिक मिलेगा। इसके जवाब में अगर अमेरिका में संरक्षणवादी नीति अपना लिया जाए और वहाँ की जो फेडरल बैंक है वह कहे कि आओ हम ही तुमको इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं, तो जो भी ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं वो भारत की अपेक्षा अमेरिका में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहाँ की तो अर्थव्यवस्था स्थिर अर्थव्यवस्था है, कोई वोलेटाइल नहीं है। वही बात है। दूसरा, भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, लेकिन अभी तो तेल की कीमत तो रास्ते में चला गया है। जब तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं क्या होगा? चालू खाता यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है और भी बढ़ जाता है। इसके कारण भी निवेशकों में रुपए के प्रति अविश्वास का भाव दिख रहा होता है। हाल के दिनों में स्विस बैंक में रुपए की हुई बढ़ोतरी ने भी भारतीय रुपया पर दबाव डाला है। पेट्रोलियम तथा रत्न एवं आभूषण जैसी वस्तुओं में उच्च आयात तीव्रता की स्थिति है, जिससे भारत में डॉलर की अधिक मांग हो जाती है, अतः रुपया कमजोर हो जाएगा। पिछले वर्ष फेडरल रिजर्व बैंक की सख्त मौद्रिक नीति के बीच 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में लगभग 2% से 3% की वृद्धि देखी गई। इसने निवेशकों को दुनिया के अन्य देशों में अपनी संपत्ति बेचने और अमेरिका में निवेश करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया ताकि वे अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। इसके अतिरिक्त निवेशकों को यह भी आशंका हो सकती है कि अमेरिकी मौद्रिक नीति की सख्ती से दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में डॉलर की उपलब्धता कम हो जाएगी, तो क्या होगा? डॉलर का दाम बढ़ जाएगा। इन दोनों कारकों की आड़ में व्यापारियों ने भविष्य में खुदरा मांग के अनुमान में अन्य मुद्राओं के उपयोग से डॉलर को ही तरजीह दी। पूरी दुनिया में अगर यूनिवर्सल कोई मुद्रा अगर कहा जा सकता है तो डॉलर है, और सारे देश डॉलर को अधिक से अधिक अपने पास रखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं प्रदान करना और बैंकों में हो रही धोखाधड़ी, नीरव मोदी इसका ताज़ा उदाहरण।
की घटनाओं ने निवेशकों में अविश्वास का माहौल ही उत्पन्न कर दिया है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता ट्रेड वार, जिसके अंतर्गत दोनों ही देशों ने एक दूसरे की वस्तुओं पर कड़े प्रतिबंध आरोपित किए और शुल्कों में बढ़ोतरी की तथा अमेरिका के श्रम मूल्यों में हुई बढ़ोतरी मुद्रा में अवमूल्यन के कारणों में से एक है। वैश्विक अस्थिरता की स्थिति अगस्त 2013 से ही बनी हुई है और अब तो ये चरम स्थिति में पहुंच गई होगी। मुद्रा के मूल्य में गिरावट से किसी भी देश का आयात महंगा हो जाता है, उसका निर्यात क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। किंतु अगर निर्यात करने वाला कोई चीज़ हो तब ना निर्यात करेगा, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह सिद्धांत लाभकारी नहीं है, जैसे भारत से। और निर्यात पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए पढ़ने में तो अच्छा लगेगा। भारत द्वारा निर्यातित वस्तुओं में प्रमुख रूप से रत्न, आभूषण और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। भारत में निर्यात के लिहाज से इन वस्तुओं का उत्पादन अनुकूल नहीं है, यानी आयात होता है, और इन्हें आयात कर मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन के उपरांत ही निर्यात किया जाता है। इस तरह अवमूल्यन जब आयात को महंगा कर देगा तो निश्चित रूप से ही उपयुक्त वस्तुओं के निर्यात को भी तो प्रतिकूल कर देगा, यानी उसका भी दाम तो बढ़ जाएगा। मुद्रा का मूल्य कम होने से निर्यातकों को सीमित मात्रा में लाभ होगा और वस्तुओं के मुकाबले सेवाओं के निर्यात में यह लाभ अधिक दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तुओं के निर्यात में लगभग 60% की आयात तीव्रता देखी गई है, जबकि सेवाओं के संदर्भ में आयात पर निर्भरता काफ़ी कम है। भारत का जो अकाउंट है वह सर्विस सेक्टर में सरप्लस है, लेकिन गुड्स के मामले में बहुत डेफिसिट है। भारतीय निर्यात ज़्यादातर लघु अवधि अनुबंधों यानी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। ऐसे में निर्यात के सस्ते होने से मांग में वृद्धि होती है और निर्यातकों को सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ आधारभूत सुविधाओं जैसे लॉजिस्टिक लागत और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाए बिना अवमूल्यन का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे अवमूल्यन होगा जानकर कौन, तो चीन की मुद्रा कौन है, युआन या रेनमिंगी, उसका वो अवमूल्यन करते रहती है, क्योंकि चीन का निर्यात पूरे विश्व में किया जाता है, चीनी सामान का निर्यात होता है। और आज भी देख लीजिए कोरोना का भी वो ऐसा निर्यात किया, ये पूरे दुनिया में कोरोना फैल चुका है। और आयात पर प्रभाव, तो यह रत्न और आभूषण क्षेत्र को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि इनका निर्यात वस्तुतः आयात पर ही टिका है। चूँकि भारत का आयात लोचशील नहीं है, अर्थात हमारा आयात काफ़ी हद तक निश्चित है और ऐसे में अवमूल्यन और भी नुकसानदेह है। मुद्रा के मूल्य में कमजोरी आयात को महंगा बना देती है। इससे कच्चे तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और कमजोर विनिमय दर खुदरा वस्तुओं के मूल्य को भी बढ़ा देती है। एक प्रगतिशील देश जो अपने विकास के लिए अपेक्षित तकनीकों को बाहर से खरीदता है, उसके लिए अवमूल्यन क्या है, बहुत ही खराब है। वो तो वही हाल, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, कुछ जाएगा उसमें के लिए अवमूल्यन की स्थिति और भी नकारात्मक है। यह देश में मुद्रास्फीति को यानी महंगाई को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रास्फीति में वृद्धि विकास के लिए हानिकारक है, खासकर वैसे देश में जब देश निवेश पुनरुद्धार की प्रक्रिया से गुजर रहा है। और साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी बाहर से रुपया जाता है जिनको पढ़ने के लिए और विदेश में पढ़ते हैं, पहले उनको अगर हर महीने 72,000 रुपया भेजा जा रहा हो ताकि वो $1,000 हो जाएगा, और 75,000 रुपया भेजना पड़ेगा, तो क्या होगा, उनको अधिक रुपये चुकाने होंगे। कॉलेज का फीस तो बढ़ा नहीं, लेकिन बच्चे का फीस बढ़ गया। और पूंजीगत वस्तुओं के आयातकों की बचत में भी कमी हो सकती है। भारत के लिए यह स्थिति अधिक जोखिमपूर्ण नहीं है, क्योंकि भारत उन 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जो डॉलर के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने से अधिक सुभेद नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार भारत के ऋण के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्रा उधार पर कम निर्भरता और मूल्यन के जोखिम को कम कर देती है। यानी भारत में क्या है, जितने भी ऋण है अधिकतर रुपया में ही है। भारत का व्यापक घरेलू बाजार और स्थिर वित्त पोषण इसे बाहरी अस्थिरताओं से बचाने का कार्य करता है। यानी भारत क्या है, तो भारत अपने आप में एक आत्मनिर्भर देश है। क्लियर है। अगले बार मिलेंगे तो एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।